बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे सिविक्स का 3rd चैप्टर, हमें संसद क्यों चाहिए। इस अध्याय में हम संसद के विषय में पढ़ेंगे। संसद की भूमिका, संसद के कौन कौन से अंग हैं, संसद में कौन कौन से लोग बैठते हैं और कैसे लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें लोग खुद पर शासन करते हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। सरकार अलग अलग स्तरों में कार्य करती है और सभी स्तरों पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो या स्थानीय स्तर। सभी स्तरों पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं। बच्चों, कक्षा 6 में आपको याद होगा हमने पंचायती राज के विषय में पढ़ा था और कक्षा 7 में हमने पढ़ा था राज्य सरकार के विषय में। तो पंचायती राज में भी लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर पंचायत में भेजा था और राज्य सरकार में भी लोगों ने विधानसभा में विधायकों एमएलए को चुनकर भेजा था। अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के विषय में, यानी कि संसद के विषय में। संसद में भी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि लोगों के लिए कानून बनाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोग एक तरीके से खुद पर ही खुद का शासन करते हैं। तो बच्चों, संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। क्यों लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद का फैसला लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इससे पहले भारत जो है ब्रिटिशर्स का ग़ुलाम था। यहाँ पर ब्रिटिश शासन था और देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है एक मुश्किल संघर्ष चलाया गया। लोगों ने बहुत मुश्किल संघर्ष किया और इस संघर्ष में समाज के सारे तबके के लोग जो थे उन्होंने हिस्सेदारी की थी और तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग जो है इसमें लोगों ने इसमें भाग लिया और वे सभी लोग स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अर्थात कि वो सभी लोग चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें, वो भी जो कानून बन रहा है उसमें उनकी भी भागीदारी हो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में जो है निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और हमें भी जो है एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में चुना जाए, ताकि जो कानून भारत के लिए बनाया जा रहा है उसमें भारत के लोग भी शामिल हों, वह भी चर्चा करें, जो बजट बन रहा है बजट पर चर्चा करें तथा प्रश्न पूछ सकें। तो जो लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे वो राष्ट्रवादी जो थे, उनके बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक इस पर कार्य भी किया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसमें भी एक कमी थी। इसमें सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उस समय संपत्ति के अनुसार जो पढ़े लिखे थे उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था, यानी कि जो आम लोग थे वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और इन सब चीज़ों को देखकर जो राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उन्होंने सोचा जब हमारा देश आज़ाद होगा व जब हम इस औपनिवेशिक शासन से बाहर निकलेंगे तो किस तरीके का देश बनाएंगे। इसलिए आगे चलकर हमारे देश में संसद बनाया गया। निर्वाचित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात की गई जिसमें सभी लोगों को फैसला लेने का अधिकार हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोग और उनके प्रतिनिधि। लोकतंत्र में व्यक्ति, नागरिक या लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें लोग हिस्सेदारी भी करते हैं और लोगों की आस्था भी होती है। हिस्सेदारी मतलब
लोग अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं, और आस्था का मतलब है कि जिन प्रतिनिधियों को हम संसद में भेजते हैं उनमें हमारी आस्था होती है कि वो जो भी नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, वो जनता के हित में होंगे। अब एक प्रश्न है कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। तो इसका एक तरीका होता है चुनाव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और जो निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही एक समूह जो है सरकार बनाता है। जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है, और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है, और यह संसद ही सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है, इस तरीके से हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संसद की भूमिका। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं श्री ओम बिरला। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस समय राज्यसभा के सभापति हैं श्री हामिद अंसारी। भारतीय संसद भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र में संसद अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश के स्तर पर यह निर्णय लेती है, वह कानून बनाती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे इस समय लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड को जो है 5 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। इसी प्रकार पूरे देश को जो है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और जब वो चुने जाते हैं, चुने जाने के बाद उन उम्मीदवारों को जो है संसद सदस्य, सांसद वो लोग कहलाते हैं, या हम उसे MP भी कह सकते हैं, और इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि संसद में जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो है संसद क्या क्या कार्य करती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा। सही है। पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हमने पहले भी पढ़ा था कि कुल 545 सदस्य होते हैं। अब इन 545 सदस्यों में से 543 सदस्य जो है देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि देश को कुल 543 चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इनमें से जो है 545 में से जो है 543 सदस्य जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो भी राजनीतिक दल देश में इन 543 में से आधे से अधिक सीटों में जीत जाता है, यानी कि कम से कम 272 सीटों पर अगर कोई राजनीतिक दल जीतता है तो वह सरकार का गठन करता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जीतने वाला राजनीतिक दल होता है वह मुख्य विपक्षी दल कहलाता है। जीते हुए राजनीतिक दल से किसी एक सांसद को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है।
इसके बाद प्रधानमंत्री जो है अपने दल के सांसदों में से ही अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब का चुनाव करता है। फिर प्रधानमंत्री और यह सब मंत्री मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाते हैं और इन्हीं को कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी एक दल को बहुमत मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो कई राजनीतिक दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। किसी भी विधेयक को कानून बनाना है तो उसे लोकसभा के बाद राज्यसभा में आना आवश्यक है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उनमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, और उसमें से जो है 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने होते थे? लोकसभा में होते हैं 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं? 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और लोकसभा में कितने होते थे? लोकसभा में 2 सदस्य जो है मनोनीत होते थे और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जिन एमएलए को हम चुन करके भेजते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला कार्य है संसद का सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो बच्चों, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले उसमें प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्नकाल का मतलब है कि जितने भी सांसद हैं वह सभी एक साथ बैठते हैं और सरकार से प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा जितने भी मंत्री हैं उनसे सभी से जो है सांसद देश के विषय में या अपने क्षेत्र के विषय में सवाल पूछते हैं। इसके जरिए जो है संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उसके जितने भी मंत्री हैं वो सब कार्यपालिका में आते हैं। और नियंत्रित कैसे करते हैं? सवालों के माध्यम से। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी जो सांसद भेजे हैं जितने भी जो सरकार में नहीं हैं उनके जरिए जनता की राय जानने को मिलता है। और सरकार से प्रश्न पूछना सांसद की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की यह एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों यानी कमियों के प्रति आगाह करते हैं तथा सरकार को दिशा निर्देश भी देते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि विपक्षी दल की संसद में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अगर कोई भी वित्त संबंधी मामला होगा उस मामले में केवल सरकार फैसला नहीं लेगी, उसमें जितने भी सांसद आए हैं वो सभी मिलकर के फैसला लेंगे। इस प्रकार पूरी संसद मिलकर सरकार को नियंत्रित करती है तथा मार्गदर्शन भी देती है। अगला जो कार्य है संसद का वो है कानून बनाना। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है संसद में कौन लोग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र को प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। लेकिन अधिकतर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पाते या प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? तो पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ समुदाय के लोग ही संसद में पहुंच पाते थे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में बहुत विविधता है, अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, जिनमें ग्रामीण हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं। अगर इन सभी का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है तो सभी का हित नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों SC व अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित की गई हैं। जो ये आरक्षित सीटें हैं, इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही खड़े होते हैं और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी होती है, क्योंकि वे लोग अपनी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार संसद में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है, लेकिन अभी तक वो कानून पास नहीं हुआ है। अगर अभी हम देखते हैं तो संसद में केवल 11% महिलाएं हैं और आधी आबादी जो है महिलाओं की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है, इसलिए जो है उनके आरक्षण की बात कही जा रही है। और यहीं पर जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।